Me, Priyanka, is describing the topic carcinoma of cervix. Carcinoma of cervix is a female genital disease because cervix is found only in female's body. कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स पढ़ने से पहले हमें सर्विक्स के एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए. सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट लाई इन द पेल्विक कैविटी इन बिटवीन द यूट्रस एंड वजाइना. अब अगर हम कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स देखते हैं तो उसका अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स के अंदर पाई जाने वाली मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है. सबसे पहले ये स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लोली ग्रो करती है. क्या बिल्कुल स्लोली ग्रो करती है विद प्री कैंसरस कंडीशन, जहाँ पे क्या हमारी कैंसर के सेल्स की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन वो इतनी वीक हो चुकी होती है हमारी सेल्स कि वो बाद में कैंसर के सेल्स में वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं. इसलिए इसको क्या प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं. जो यहाँ पे क्या है सर्विक्स के अंदर सेल्स होती है वो इतनी यहाँ पे वीक हो चुकी होती हैं कि वो अगर हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वो बाद में वहाँ पे कैंसर के सेल्स में ग्रो कर सकती है और हमारी पूरी सर्विक्स को और हमारे दूसरे ऑर्गन्स को वहाँ पे अफेक्ट कर सकती है. और प्री कैंसर जो यहाँ पे कंडीशन है इसको हम डिस्प्लेसिया भी बोलते हैं. डिस्प्लेसिया को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं रूटीन पैप स्मीयर से और ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है, यानी कि कम्प्लीटली इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर हम डिस्प्लेसिया का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जो ये सेल्स हैं जो बिल्कुल वीक हो चुकी हैं ये बाद में क्या है कैंसर के सेल्स में वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, जिनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं. सर्वाइकल कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विक्स. वही बात है कि जो सर्विक्स की सेल्स होती है वहाँ पे क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाती हैं, मैलिग्नेंट सेल्स वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे कैंसर या फिर कार्सिनोमा हो जाती है. उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो सर्वाइकल कैंसर क्या होती है. सर्वाइकल कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम सेल्स ऑफ द सर्विक्स यूट्राई विच इज़ द लोअर पार्ट द नेक ऑफ वूम्ब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें क्या कहता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे यूट्रस या फिर वूम्ब होता है, यानी कि जिसको हम एक तरह से बच्चादानी भी बोलते हैं. अगर हिंदी में अगर इसका वर्ड का यूज करते हैं तो उसको हम बच्चादानी बोलते हैं. यानी कि जो वूम्ब होता है यूट्रस होता है उसके जो ये लोअर पार्ट है नीचे वाला पार्ट वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है सर्विक्स. लोअर पार्ट कह लो या फिर नेक ऑफ वूम्ब, इसको हम सर्विक्स, नेक ऑफ वूम्ब या फिर लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस बोलते हैं. इसलिए इसको ये क्या यूट्रस का लोअर पार्ट है, यूट्रस का एक पार्ट है तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या सर्विक्स यूट्राई बोला गया. और यहाँ पे इस एरिया में कैंसर के सेल्स का ग्रो होना क्या कहलाता है सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ये नाम क्या है इसका सर्विक्स और कैंसर कहाँ पे सर्विक्स के अंदर ही, इसलिए इसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है. उसके बाद है कोजेज, यानी कि सर्वाइकल कैंसर होने के कारण क्या क्या है, किन कारणों से सर्वाइकल कैंसर होती है. सबसे मेन जो कॉमन कोज है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. क्या है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अगर हम सारे के सारे केस देखते हैं सर्वाइकल कैंसर के तो उनमें से लगभग 90% जो केसेज होते हैं वो किसके होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के. यानी कि 90% केसेज के अंदर किसके अंदर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के अंदर 90% केसेज जो होते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के मिलते हैं. अबाउट हाफ ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HPV आर एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल कैंसर. ये क्या होती है एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनमें से लगभग आधे और आधे से ज़्यादा जो केसेज होते हैं वो किसके पाए जाते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, जिसकी वजह से एक से दूसरे को वहाँ पर ये डिजीज होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हमारी फैल सकती है. उसके बाद है सेकंड है सेक्सुअल हिस्ट्री. सेक्सुअल हिस्ट्री भी डिपेंड करती है कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकती है, क्योंकि ये क्या एक तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो यहाँ पे सेक्सुअल हिस्ट्री भी मेन रोल प्ले करती है. सेक्सुअल हिस्ट्री कैसे रोल प्ले करती है. अगर कोई भी फीमेल है वो क्या है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती है, या तो मेल है या फिर फीमेल, वो क्या अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं तो उनमें जो फीमेल होती है फीमेल को कैंसर ऑफ सर्विक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. उसके बाद क्या अगर फीमेल जो है उसकी 18 ईयर्स की एज होने से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, अगर क्या है बिगेन हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स से पहले ही उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसको भी सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. अगर हैज ए पार्टनर हु हैड
हैज हैड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर। वही बात है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, चाहे वहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है, अगर एक फीमेल को पहले ही सर्वाइकल कैंसर है तो क्या वो मेल के अंदर वहाँ पे आ जाती है, किसके थ्रू, वहाँ पे एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेल के अंदर आ जाता है। और फिर यही मेल किसी सेकंड फीमेल के साथ में वहाँ पे रिलेशनशिप बनाता है, तो जो ये वायरस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो क्या है, वहाँ पे दूसरी जो फीमेल है उसको भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहाँ पे चला जाता है, और जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है रिस्क फैक्टर्स। ये तो मैंने आपको बताया कि कॉजेज क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से। उसके बाद है कि किन किन को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं, या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, या फिर जिसने सेवरल प्रेगनेंसीज की हो, यानी कि उनके 3 से ज़्यादा बच्चे हों, 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे हों, या फिर वेरी यंग एज में उन्होंने बर्थ दिया हो, किसी बच्चे को बर्थ दिया हो, जैसे 18 ईयर्स से पहले उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, या फिर वो लंबे टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रहे हैं, या फिर किसी फैमिली में ही किसी मेंबर को, जैसे कि उसकी मदर को या फिर उसको ग्रैंड मदर को पहले किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो उसकी वजह से उनके जो बच्ची हैं उनमें भी सर्विक्स के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर होने के साइंस सिम्टम क्या है। मेनली मैंने यहाँ पे आपको 10 वार्निंग साइंस दिखा रखे हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, अनयूजुअली होंगे वो, ठीक है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और हैवियर और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, बैठने में दिक्कत होगी, ब्लैडर के अंदर अनकंट्रोलेशन वहाँ पे आ जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, वो क्या है, यूरिन पास आउट करने में अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर सकती जब भी इंटरकोर्स करेगी, या फिर सेक्सुअल रिलेशन से पेन होगा, और फटीग होगा, एरिया में पेन रहेगा, वेट लॉस, पेन। मेनली ये साइन सिम्टम्स होते हैं कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकती है। उसके बाद कुछ और मैंने बता रखा है यहाँ पे, वहाँ पे तो मैंने आपको नॉर्मली बताया, यहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग दैट अकर बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जब वो क्या है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं उस टाइम पे भी क्या, बीच में भी, जैसे क्या 28 डेज का साइकिल होता है, तो इन बिटवीन 28 डेज भी उसको क्या ब्लीडिंग हो सकती है। और जब भी वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद में भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन हम करवाते हैं या करते हैं तो उस टाइम पे भी ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तब। जब उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होंगे तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। और अगर मीनोपॉज हो रखा है, यानी कि 40 to 60 ईयर्स टू अबो अगर कोई फीमेल है, उसको मीनोपॉज हो रखा है, तो उस टाइम पे भी, मीनोपॉज के बाद भी वहाँ पे क्या ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पे वो हो सकते, सर्वाइकल कैंसर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। और क्या, वजाइनल डिस्चार्ज भी इंक्रीजमेंट मिलेगी, और पेल्विक एरिया में वहाँ पे पेन होगा। तो इन सब से हम पता लगा सकते हैं उनको सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम देखते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले क्या, सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी जो वहाँ पे होंगी। एसटीडी है एक तरह से, क्या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि मेनली कोज करता है सर्वाइकल कैंसर होने के, ठीक है। तो क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, वहाँ पे एंट्री करने के बाद जो सर्विक्स की बेसल लेयर है वहाँ पे वायरस एंटर कर जाता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, क्या करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, और बेसल सेल जो वहाँ पे बेसल मेम्ब्रेन में लेयर में वहाँ पे बेसल सेल्स है उनको इन्फेक्टेड कर देता है। इस तरह से सेल्स की वहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, कैंसर की सेल्स की वहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो भी वहाँ पे कैंसर की सेल्स बनी हैं वो क्या है, जो वहाँ पे सर्विक्स का एरिया, ये सरफेस है, तो यहाँ पे वो ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। जैसे क्या, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स के अंदर आया, आने के बाद क्या, यहाँ पे उसने पहले अपनी ग्रोथ की वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ये क्या सर्विक्स की जो लेयर है वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, सर्विक्स के सरफेस में वो एंट्री करना स्टार्ट कर देती है, और जो वहाँ के नियर बाई टिश्यू उनके साथ वो मिलने लग जाती है, उसके बाद वहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये कैंसर के सेल्स हैं
वो क्या है, उसके ओरिजिनल प्लेस से, यानी कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैंसर के सेल्स स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इस एरिया से वो दूसरे एरिया में भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जो सर्विक्स का एरिया पूरी सर्विक्स को अफेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स हैं, और जो दूसरे बॉडी के टिश्यूज हैं उनको भी वहाँ पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स अफेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से फिर दूसरे ऑर्गन्स में अफेक्टेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। द कैंसर सेल्स में अटैच टू, और जो यहाँ पे ये कैंसर सेल्स है वो वहाँ पे दूसरी सेल्स के साथ में भी वहाँ पे अटैच हो सकती हैं, और इस तरह से वो जो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पे भी सेपरेट आउट हो सकते हैं, और वहाँ के जो टिश्यूज हैं वहाँ पे उन टिश्यूज में डैमेजेशन वहाँ पे स्टार्ट कर देती हैं। और इस तरह से अगर जो दूसरे पार्ट्स हैं तो वहाँ पे जब वो क्या है डैमेज करना या फिर सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देती है तो उस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। जब हमारे दूसरे ऑर्गन्स यानी कि सर्विक्स के अलावा हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, पेल्विक कैविटी के या फिर कोई और ऑर्गन ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ ड्रेनेज के थ्रू कहीं और ऑर्गन में हमारे वहाँ से कैंसर के सेल्स चली जाती तो उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, यानी कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी वो फैलना स्टार्ट कर देती है। और एट लास्ट अगर हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है स्टेजेज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की कुछ स्टेज हैं, यानी कि किन किन स्टेजेज के अकॉर्डिंग वो आगे फैलती है। इसकी मेनली 4 स्टेज हैं। 4 के फिर से सब डिवीजन है 2 व ए एंड बी। यहाँ पे क्या है 4 स्टेज हैं, और 4 की 4 स्टेजेज के यहाँ पे 2 सब डिविजन्स हैं। जैसे स्टेज 1 ए एंड बी, स्टेज 2 ए एंड बी, इसी तरह से स्टेज 3 ए एंड बी, स्टेज 4 ए एंड बी। उसके बाद मैं आपको पहले एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है हमारे स्टेज 1 जिसमें क्या है कैंसर की सेल्स इतनी ग्रो अप नहीं हो रखी। उसके बाद है स्टेज 2 जहाँ पे हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि 2/3 ऑफ वजाइना एंड ऊपर क्या है हमारे यूट्रस होता है, ये वाला एरिया में इफेक्ट होता है। उसके बाद है स्टेज 3 में ये वाले एरिया मेनली अफेक्ट होते हैं और पेल्विक एरिया में वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और 4th के अंदर क्या होता है जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और एनएस होता है वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। और एट लास्ट क्या होता है मेटास्टेसिस वहाँ पे हो जाता है, यानी कि दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी वो फैलना स्टार्ट कर देती है। अब करते हैं हम स्टेजेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, मैंने बताया था सब डिवीजन उसके हैं हर स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज ए में क्या होगा, अर्ली इन्वेशन होगा, यहाँ पे नॉट ग्रोसली विजिबल, यानी कि अभी हम कैंसर के सेल्स को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या बी में हम क्या उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि कैंसर के सेल्स को हम बोल सकते हैं कि इन सीटू कंडीशन में यहाँ पे कैंसर के सेल्स प्रेजेंट है सर्विक्स के अंदर। उसके बाद है स्टेज 2 में देखो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो कैंसर है वो क्या है इन सीटू कंडीशन में है, यानी कि वो अभी फैली नहीं है बिल्कुल, मतलब जिस जगह में कैंसर की सेल्स बननी हुई है वहाँ पे सिर्फ क्या स्टार्टेशन वहाँ पे हुई है। उसके बाद है स्टेज 2A। सेकंड ए में क्या है सेपरेट टू द अपर 2/3 ऑफ द वजाइना ओनली, क्या है जो ऊपर का 2/3 पार्ट है सिर्फ वजाइना का, सिर्फ वहीं पे वो सेपरेट आउट होगी। देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे क्या है सेकंड ए, इस एरिया में क्या है हमारी सेल्स की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, किसमें सेकंड ए। उसके बाद यहीं पे मैंने सेकंड बी भी दिखा रखा है। सेकंड बी में क्या होता है लेटरल एक्सटेंशन इनटू द पैरामेट्रियम, जो यूट्रस की पैरामेट्रियम लेयर होती है वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। देखो यूट्रस की पैरामेट्रियम लेयर के अंदर एक्सटेंशन हो रखी है, यहाँ पे वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देती है। ये थी हमारे स्टेज 2। उसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोवेस्ट 3rd पार्ट ऑफ वेजाइना, यानी कि जो नीचे से हमारा क्या है लोवेस्ट 3rd पार्ट, यहाँ पे क्या था लोवेस्ट 2nd पार्ट, यहाँ पे क्या 3rd पार्ट, उसका क्या है 3रा पार्ट भी वजाइना का यहाँ पे अफेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद क्या जो 3rd बी है उसमें क्या होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेल्विक साइड वॉल्स, यानी कि जो पेल्विक कैविटी है ये एरिया, तो पेल्विक कैविटी में वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे यूट्रस है और सर्विक्स है, कौन से रीजन में ये पेल्विक रीजन में, तो यहाँ से जो सेल्स है वो क्या पेल्विक एरिया में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो बाहर की साइड फैलना स्टार्ट कर देते हैं 3rd बी के अंदर। उसके बाद है 4th ए ब्लैडर और रेक्टल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो सर्विक्स है उसके साथ साथ में जो रेक्टल एरिया है और यूरिनरी ब्लैडर है उसकी भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। देखो पेल्विक एरिया था, पेल्विक एरिया से कहाँ पे जाएगा वो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ
पे यूरिनरी ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि वो उससे उसके नज़दीक ही होते हैं। और पीछे की साइड वहाँ पे एनएस के अंदर भी कार्सिनोमा बननी स्टार्ट हो जाती है। और एट लास्ट इन स्टेज बी डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी कि बॉडी के किसी भी दूसरे ऑर्गन में ये फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में भी स्टेज 4 बी में ये फैल सकते, दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट होंगे। अगर इसका हम फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो एट लास्ट पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा रखी कितने चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो स्टेज ए होते हैं उसमें क्यूरेबल यानी कि कितने ईयर्स तक वो क्या मतलब क्या उसकी क्यूरेंसी, कितना ट्रीटमेंट अफेक्टेड वहाँ पे होगा, अफेक्टेशन कितनी है, अगर हम ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले सकते हैं तो। अगर हम स्टेज 0 में यानी कि एक तरह से क्या है कार्सिनोमा इन सीटू है वो, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीटू यानी कि कैंसर के सेल्स ग्रो अप होने से पहले ही हम ट्रीटमेंट लेते तो 100% हम वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी कि ठीक हो सकते हैं। अगर स्टेज 1 है तो उसमें हमारे अंदर क्या 85% ही चांसेस होते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं। स्टेज 2 हो जाती है तो 65% होते हैं चांसेस के ठीक हो सकते हैं। अगर स्टेज 3 है तो उसके अंदर 35% चांसेस ठीक होने के होते हैं। और अगर स्टेज 4 होती है तो हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसका ट्रीटमेंट हम अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से करवा सकें। तो इसलिए हमें कैंसर का पता लगते ही जैसे ही उसकी स्टार्टिंग होती है उसी टाइम पे हमें उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे ये डिजीज़ है वो ज़्यादा ग्रो अप ना करे और हमारे ऑर्गन्स के अंदर यानी कि जो दूसरे ऑर्गन्स है वहाँ तक ना फैले